अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं। आज जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है वो है न्यूमेरिकल 13.7। डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इस सीक्वेंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.7 डिस्कस करना है। फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ सर्किट ऑफ फिगर P13.7। इस क्वेश्चन के लिए जो हमें फिगर P13.7 दी गई है वो ये है। सबसे पहले हम अपनी कन्वीनियंस के लिए गिवन डेटा और गिवन डायग्राम की हेडिंग बनाते हैं। सो गिवन डेटा एंड गिवन डायग्राम। डायग्राम इस तरह से है कि यहाँ पे इस वायर के अंदर इधर एक बैटरी अटैच है जिसकी EMF को E1 का सिंबल दे रहे हैं और E1 की वैल्यू कितनी है वो है 9 वोल्ट्स। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच है, इसको R2 का सिंबल दे रहे हैं और R2 की वैल्यू कितनी है वो है 12 ओम्स। फिर इन टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्टेड है जिसकी EMF क्या है, जिसकी EMF है E2 और E2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 6 वोल्ट्स। एक रेजिस्टर इधर भी अटैच्ड है जिसकी वैल्यू R1 के सिंबल से रिप्रेजेंट होगी और R1 कितना है, इट इज 18 ओम्स। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है the current which flows in all the resistances. So current through resistance R1, इसके लिए I1 का सिंबल यूज करते हैं, और करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, इसके लिए हम I2 का सिंबल यूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज्यूम लूप करंट्स थ्रू बोथ ऑफ द लूप्स in the given diagram। और हम सब ये बात जानते हैं कि ये जो लूप करंट्स हैं ये तो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तमाम लूप्स में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लूप करंट्स की डायरेक्शन एज्यूम की जाएंगी। और फिलहाल हम जो यहाँ पे लूप करंट्स की डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं वो लेट्स से क्लॉकवाइज है। All the loop currents, ब्रैकेट में लिख देता हूं कि लूप करंट्स को IA और IB का सिंबल असाइन कर रहे हैं, आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज भी ली जा सकती थी। सो लूप करंट इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि यहाँ पे ये पहला लूप करंट है क्लॉकवाइज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है IA। और ये सेकंड लूप करंट है और इसका नाम क्या असाइन कर रहे हैं, ये है IB। कॉर्नर नेम्स भी असाइन कर लें, A, B, C, D, E और F। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लूप करंट्स एज्यूम कर ली हैं, अब हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज
rule for loop A B D C A, A B D C A। आप ये नेमिंग किसी और तरीके से भी कर सकते हो, A B C D A भी बन सकता है अगर इसको D और इसको C का नाम दे दूं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस बैटरी जिसकी EMF E है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। सो ऐसे पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव लिए जाते हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो। सो क्या लिखा जाएगा, -E1। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो की डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल चेंज भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस। सम 0 हो गया, लूप कंप्लीट हो गई। इस टर्म की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई कर दें। सो क्या लिखा जाएगा, -E1 माइनस जो नेट करंट फ्लो कर रहा है R1 के अक्रॉस मल्टीप्लाइड बाय R1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट -E1 क्या लिखा जाएगा, माइनस नेट करंट कौन सा फ्लो कर रहा है R1 के अक्रॉस, वो फ्लो कर रहा है, पहला करंट है IA, दूसरा करंट है IB। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक करंट पॉजिटिव लिखिए, दूसरा करंट नेगेटिव लिख लीजिए। सो पॉजिटिव करंट वो लिखना है जिसकी लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो नेट करंट इन द डायरेक्शन ऑफ लूप करंट IA इज IA माइनस IB। ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, इक्वेशन बनेगी -E1 माइनस IA R1 प्लस IB R1 इज इक्वल टू 0। हम ये बात जानते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के जो स्टेप्स थे उनमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई रेजिस्टर लूप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया जाएगा तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होंगे, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया जाएगा तो इस केस में जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। बहरहाल हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, क्या आंसर आएगा। E1 की वैल्यू कितनी है, वो है 9 वोल्ट। IA अननोन है, R1 की वैल्यू है 18 ओम्स प्लस IB अननोन है और R1 की वैल्यू कितनी है, वो है 18 ओम्स और सम 0 के इक्वल है। दैट मीन्स -9.0 माइनस 18 IA प्लस 18 IB इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल लीजिए या -9 भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। चलिए -9 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा 1.0 प्लस 2IA माइनस 2IB इज इक्वल टू 0, या फिर 1.0 प्लस 2IA माइनस 2IB इज इक्वल टू 0 ओवर -9। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑल्सो 0। सो इक्वेशन क्या बनती है, 1.0 प्लस 2IA माइनस 2IB इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम दोबारा से किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हैं। लिखिए अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल फॉर लूप, कौन सी लूप, EBDFE। यहां से स्टार्ट करना है अब हमने, EBDFE। हम जब बैटरी जिसकी EMF E2 है वहां पे लूप करंट ट्रेवर्स करते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। इसका मतलब है ये पोटेंशियल चेंज भी नेगेटिव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -E2। फिर ये पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लिखा जाएगा -VR2। फिर ये वाला पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -VR1 इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स की वैल्यूज हमें पता नहीं है, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन बनेगी -E2, R2 से कौन सा करंट गुजर रहा है, यहाँ से गुजरने वाला करंट है IB। सो IB इंटू R2 और R1 से गुजरने वाला करंट कौन सा होगा, वो होगा नेट करंट थ्रू R1 मल्टीप्लाइड बाय R1 फॉर दिस लूप। और R1 से 2 करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक है इस डायरेक्शन में IB और एक है इस डायरेक्शन में IA। सो इक्वेशन बन जाएगी -E2
माइनस आई बी R2 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा आई बी माइनस आई ए, जो कि आई बी की डायरेक्शन में नेट करंट की वैल्यू है। फर्दर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इक्वेशन बनेगी E2 माइनस आई बी R2 माइनस आई बी R1 प्लस आई ए R1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम लूप करंट की डायरेक्शन में चले हैं, आई बी वाले लूप करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव आए हैं, क्योंकि हम लूप इक्वेशन ही आई बी के लिए लिख रहे हैं। और जब हम लूप करंट के ऑपोजिट चले हैं नेबरिंग लूप करंट आई ए की वजह से, तो पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव आए हैं, जैसे कि किरचॉफ वोल्टेज रूल की जो हमने स्टेप्स की समरी पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्या होगा, बाय substituting the values we get, E2 की वैल्यू है 6 वोल्ट्स, IB अननोन है, R2 की वैल्यू है 12 ओम्स, IB अननोन है, R1 की वैल्यू है 18 ओम्स, IA की वैल्यू अननोन है और R1 की वैल्यू फिर से है 18 ओम्स और सम 0 के इक्वल है। सो इक्वेशन बन जाएगी माइनस 6.0 वोल्ट, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। 18 IA वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, इस तरह से ये वाली टर्म है, और माइनस 12 और माइनस 18 मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस 30 IB इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन से 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस 1.0 प्लस 3 IA माइनस 5 IB इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये साइन इन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं निकाल रहा। इक्वेशन बनेगी माइनस 1.0 प्लस 3 IA माइनस 5 IB इज इक्वल टू 0/6। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑल्सो 0। सो इक्वेशन है इस तरह से, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, जिसका आंसर क्या है, 1.0 प्लस 2IA माइनस 2IB इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है, वो है माइनस 1.0 प्लस 3IA माइनस 5IB इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब जरा ये बात देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों के कोफिशिएंट्स -10 बन जाएंगे और इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से IB कट जाएगा और IA का आंसर आ जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे दोनों के कोएफिशिएंट्स +6 बन जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने से दोनों इक्वेशंस को IA कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी याद रखने की है कि इस इक्वेशन से हमने -9 कॉमन निकाला था और इस इक्वेशन से 6 कॉमन निकाला था। अगर मैंने यहाँ पे दोनों से -6 कॉमन निकाला होता तो ये साइन ऑपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से इक्वेशंस ऐड करनी पड़ती। या फिर मैंने अगर ये यहाँ से -9 के बजाय +9 कॉमन निकाला होता तो ये साइंस इन्वर्टेड होते और तब भी इक्वेशंस ऐड करनी पड़ती। लेकिन फिलहाल हमें इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 2। सो क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3.0 प्लस 6IA माइनस 6IB इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगी -2.0 प्लस 6IA माइनस 10IB इज इक्वल टू 0। हम ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन के दौरान साइंस इन्वर्ट होते हैं, इस वजह से ये टर्म्स कट जाएंगी। ये बनेगा 5 प्लस 4IB इज इक्वल टू 0 और 4IB इज इक्वल टू -5 और IB इज इक्वल टू -5/4 एम्पियर्स। ये IB की वैल्यू है
इसे हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखी जाएगी, -1.25 एम्पियर्स। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, वो थी 1.0 प्लस 2IA माइनस 2IB इज इक्वल टू 0। सो IB की जगह पे सब्सटीट्यूशन कीजिए, इक्वेशन बनेगी 1.0 प्लस 2 टाइम्स IA माइनस 2 टाइम्स -5/4 इज इक्वल टू 0। फर्दर ये इक्वेशन बनेगी 1.0 प्लस 2IA प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, जिसमें ये 2 से कैंसिल आउट होगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 2IA किसके इक्वल होगा, वो होगा -5/2 माइनस 1.0। एलसीएम लीजिए, 2IA इज इक्वल टू एलसीएम है 2 माइनस 5 और यहाँ पे जो कि 1 है, 1 2s are 2, सो 1 2s are 2। इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स IA इज इक्वल टू -7/2 और IA इज इक्वल टू -7/4 एम्पियर्स। फ्रैक्शन की फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी जाएगी -1.75 एम्पियर्स। अब ज़रा देखिए, ये IA की वैल्यू है और हम IB की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। IB की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी -5/4 एम्पियर्स और उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी -1.25 एम्पियर्स। अब हमने ये बात बतानी है कि नेगेटिव साइंस का क्या मतलब है। नेगेटिव साइंस appearing in the values of IA and IB indicate that our initial supposition of loop currents to be clockwise was wrong. Actual loop currents direction is counter clockwise. So that means हमने जो लूप करंट्स क्लॉकवाइज ली थी वो गलत थी। असल जो लूप करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो हम लिखते हैं द डायग्राम विद करेक्टेड लूप करंट्स डायरेक्शन इज। तो डायग्राम दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये बैटरी है, इसका सिंबल है E1 और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 9 वोल्ट्स। इसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर अटैच है जिसका नाम है R2 और उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 12 ओहम्स। यहाँ पे एक बैटरी अटैच है इस तरह से, इसका नाम है E2 और इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट्स। एक रजिस्टर यहाँ पे अटैच है, इसका नाम है R1 और इसकी वैल्यू कितनी है, यह है 18 ओम्स। हमने पहले जो लूप करंट्स बनाए थे वो इस तरह बनाए थे, लेकिन अब हमने बताना है कि लूप करंट्स की डायरेक्शन ये वाली नहीं है। लूप करंट्स तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये है IA और इसी तरीके से यहाँ पे फ्लो करने वाला जो लूप करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसको हमने चूंकि IB का सिंबल दिया हुआ है, इसलिए अब जो हमारी करेक्टेड लूप करंट डायरेक्शन के बाद IA की वैल्यू है वो कितनी है, वो है +7/4 एम्पियर्स या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू में 1.75 एम्पियर्स और IB जो है वो होगा +5/4 एम्पियर्स या फिर +1.25 एम्पियर्स। यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि मैंने
जो लूप करंट्स हैं उनको IA और IB का सिंबल दिया है। जो बुक्स हैं या नोट्स हैं आमतौर पे वो लूप करंट्स को I1 और I2 लिखते हैं। मैंने यहाँ पे IA और IB क्यों लिखा है, क्योंकि मैं R2 से गुजरने वाले करंट को I2 का सिंबल दे चुका हूँ और R1 से गुजरने वाले करंट को I1 का सिंबल दे चुका हूँ, और ज़रूरी नहीं कि I1 और I2 IA और IB के इक्वल ही आएँ। सो इनकी वैल्यूज़ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सो करंट थ्रू रेजिस्टर I1 किसके इक्वल बनेगा, ज़रा यहाँ पे देखिए कि दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक है IA, एक है IB। लार्जर करंट कौन सा है, IA। सो नेट करंट भी लार्जर करंट की डायरेक्शन में होगा। सो लिख लेते हैं IA माइनस IB। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 1.75 एम्पेयर्स माइनस 1.25 एम्पेयर्स। सो आंसर कितना होगा I1 का, वो होगा 0.5 एम्पेयर्स। और जो नेट करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वो होगी अपवर्ड्स। ऐसे ही अगर देखा जाए कि रेजिस्टर R2 में से कौन सा करंट गुजर रहा है, तो वहाँ से एक ही करंट गुजर रहा है, वो है IB, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 1.25 एम्पेयर्स है। सो I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पेयर्स, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स आवर राइट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने दोनों करंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। हम यहाँ से रिजल्ट की हेडिंग में भी इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, द करंट थ्रू R1 इज 0.5 एम्पेयर्स एंड द करंट through R2 is 1.25 amperes for the given circuit। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात देखी कि हमने जो लूप करंट्स हैं वो किस तरफ एज्यूम की थी, वो हमने क्लॉकवाइज एज्यूम की थी, जिससे जो करंट्स के आंसर हैं IA और IB के वो नेगेटिव आए थे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये लूप करंट की डायरेक्शन इनिशियली ही एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम की होती तो फिर क्या आंसर पॉजिटिव आते। सो इसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे IA के लिए लूप करंट अप्लाई करता हूँ। क्या लिखा जाएगा, अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो लिखा जाएगा प्लस E1, और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस VR1 इज इक्वल टू 0। E1 की वैल्यू हमें पता है, और VR1 की जगह पे नेट करंट लिखा जाएगा IA की डायरेक्शन में IA माइनस IB इंटू R1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कीजिए, 9 माइनस IA माइनस IB इंटू 18 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बन जाएगी 9 माइनस 18 IA प्लस 18 IB इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन निकाल लीजिए, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और इक्वेशन ये शेप इख्तियार कर लेगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर A का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट लूप के ऊपर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब लूप करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए लिखा जाएगा कि IB के लिए इक्वेशन में E2 के साथ प्लस का सिंबल आएगा, और फिर यहाँ पे ड्रॉप पोटेंशियल माइनस VR1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे ड्रॉप पोटेंशियल माइनस VR2 लिखा जाएगा, और सम 0 के इक्वल होगा। अब E2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन R1 की वैल्यू नहीं पता। वहाँ से जो नेट करंट है IB की डायरेक्शन में वो IB माइनस IA इंटू R1 होगा, और R2 से गुजरने वाला एक ही करंट है IB इंटू R2 इज इक्वल टू 0। E2 की वैल्यू है 6 वोल्ट, माइनस IB कितना है, इट इज अननोन, एंड IA इज आल्सो अननोन। R1 की वैल्यू है 18 ओम्स, माइनस IB इज अननोन एंड R2 इज 12 ओम्स, एंड सम इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 6 माइनस 18 IB प्लस 18 IA माइनस 12 IB इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे IA वाली टर्म पहले लिख लें, और ये दोनों एडअप होके लिखी जाएंगी। माइनस 30 IB इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकालें और इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाके 0 से डिवाइड कर दें।
दूसरी साइड 0 ही रहेगी और इक्वेशन बन जाएगी 1 + 3IA - 5IB इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बी है। अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, या इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो भी हमारी एक टर्म IA या फिर IB रिस्पेक्टिवली कैंसिल आउट हो जाएगी और दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 3 टाइम्स इक्वेशन A प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन B। सो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगी 3 - 6IA प्लस 6IB इज इक्वल टू 0, और इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगी 2 + 6IA - 10IB इज इक्वल टू 0। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी जो सम बचेगा वो होगा 5 - 4IB इज इक्वल टू 0, और 5 इज इक्वल टू 4IB, और 5/4 इज इक्वल टू IB, और IB इज इक्वल टू 5/4 एम्पियर्स, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, वो है 1.25 एम्पियर्स। आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन A या B में। लेट्स से मैं कहता हूँ पुट इन इक्वेशन B, वी गेट 1 + 3IA - 5 टाइम्स 5/4 इज इक्वल टू 0। सो 1 + 3IA - 25/4 इज इक्वल टू 0, और 3IA इज इक्वल टू 25/4 - 1। एलसीएम लीजिए, 3IA इज इक्वल टू 4 एलसीएम 25 - 4, और 3IA इज इक्वल टू 21/4, IA इज इक्वल टू 21/12। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, IA का आंसर कितना होगा, वो होगा 7/4 एम्पियर्स, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू 1.75 एम्पियर्स। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम शुरू में ही लूप करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते तो हमारे दोनों करंट्स पहले ही पॉजिटिव आते और हमें करेक्टेड लूप करंट की डायरेक्शन के लिए दोबारा से डायग्राम ना बनानी पड़ती। सो आप किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड गलत नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज रूल की ये खासियत है कि वो आपकी इस गलत एजम्पशन को नेगेटिव में आंसर देने के बाद करेक्ट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 13.8 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।